हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। अभी के इस क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन करेंगे, जो कि आपका पेपर वन का क्लास है। पेपर वन में हम लोग यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं ये। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद ही मैं आपका हायर एजुकेशन का क्लास ले रही हूँ। रीज़न ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको कुछ लाइक इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ना था, जो आपका हायर एजुकेशन से कनेक्टेड है। इसलिए मैंने हायर एजुकेशन ही स्टार्ट करने का सोचा है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, तो आप यूजीसी नेट की और जेआरएफ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, देन हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है, व्हाट्सएप का भी चैनल है। पीडीएफ के साथ साथ नोट्स भी दिया जाता है, साथ ही साथ टाइम टू टाइम यूट्यूब पे भी आपको चैनल्स पर क्वेश्चंस अपलोड करना, नोट्स प्रोवाइड करना मैं देते रहती हूँ, तो जिससे आपका नेट का एग्जाम में हेल्प पाता है बहुत। तो स्टार्ट करते हैं हायर एजुकेशन का इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपका ये स्टार्ट कब से हुआ था, स्टार्ट कहाँ से हुआ? हायर एजुकेशन हुआ जिसमें आपका टेक्निकल एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा अभी कवर किया जाता है, ये वन ऑफ द मीन सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो बेसिकली सबसे पहले ये आया था आपका यूएस में, उसके बाद हुआ चाइना में, एंड उसके बाद आपका इंडिया में हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडिया में। तो इंडिया जो है ये आपका हायर एजुकेशन को भी कवर करता है, साथ ही साथ टेक्निकल एजुकेशन को भी कवर करता है। हो गया। तो सबसे पहला प्लेस है आपका यूएस का, दूसरा प्लेस है आपका चाइना का, एंड थर्ड प्लेस आपका इंडिया का है हायर एजुकेशन में, जिसमें आपको टेक्निकल एजुकेशन भी कवर किया जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का, कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कैसे होता है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका प्राइमरी एजुकेशन, एक होता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन, और लास्ट हो गया आपका टर्शरी एजुकेशन, TERTIARY, टर्शरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन के नाम से तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा बेसिक का होगा, सेकेंडरी आपका स्कूलिंग का हो सकता है, टर्शरी हमारा उसके आगे का हो सकता है। ठीक है। तो इसी से हम समझेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन और आपका टर्शरी एजुकेशन में आगे इसको और भी थोड़ा ऐड किया गया, जो कि आपका वोकेशनल एजुकेशन अभी जो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आपका वोकेशनल एजुकेशन में क्या क्या आ सकता है, आप जैसे कि होटल मैनेजमेंट करते हो, आप जर्नलिस्ट का कोर्स करते हो, जर्नलिज्म क्या बोलते हो उसको मुझे ध्यान नहीं है, तो वो आपका इसमें आ जाता है वोकेशनल एजुकेशन में। तो प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है अगेन, एलिमेंट्री फाउंडेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो देखो ये सारा कुछ ना आपका पीडीएफ में ऑलरेडी है, मैं यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा सकूँ। तो एलिमेंट्री मतलब आपका बेसिक होता है, जहाँ पे आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5 स्टैंडर्ड तक में कवर किया जाता है प्राइमरी का। अपर प्राइमरी 6 से लेकर के 8 तक यहाँ कवर किया जाता है। और सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ पे 9 से लेकर के 10 तक का, एंड सीनियर सेकेंडरी किसको बोलते हैं हम लोग, 11 से लेकर के 12 तक को हम लोग सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये आपका अपर प्राइमरी है। दिस इज प्राइमरी, ये प्राइमरी है, एंड ये आपका अपर प्राइमरी है। ये आपका सेकेंडरी है, एंड दिस इज सीनियर सेकेंडरी है, ये सीनियर सेकेंडरी है। ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी को तो मैंने इधर लिख दिया, सेकेंडरी पार्ट एक्चुअली इधर नहीं लिख के बल्कि मुझे सेकेंडरी के नीचे लिखना था। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्राइमरी का पार्ट, जो कि 2 पार्ट में मैंने बोला था आपको डिवाइडेड है, दैट इज प्री प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्री प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी जो है 1 to 5 एंड अपर प्राइमरी 6 to 8। उसी तरीके से सेकेंडरी का है, सेकेंडरी भी आपका डिवाइडेड है आगे 2 पार्ट में, दैट इज आपका सेकेंडरी 9 to 10 एंड सीनियर सेकेंडरी 11 to 12। टर्शरी की अगर बात करें, टर्शरी में आपका हायर एजुकेशन आता है। हायर एजुकेशन 12 के बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ हम लोग जनरल एजुकेशन करते हैं ना, जनरल पार्ट जो सभी कोई करते हैं, दैट इज आपका ग्रेजुएशन पार्ट यहाँ कवर किया जाता है। तो साइंस से करो या कॉमर्स से करो या फिर आर्ट्स से करो, तो ये आपका हायर एजुकेशन में आता है, जो कि जनरल पार्ट कवर करता है। एंड हायर एजुकेशन में ही आपका एक प्रोफेशनल कोर्स भी होता है। प्रोफेशनल कोर्स जिसको हम बोलेंगे, आपने इंजीनियरिंग की कोर्स की, आपने मेडिकल का कोर्स किया, या फिर आपने आर्किटेक्चर का कोर्स किया, आपने नेट क्लियर किया, वो भी आपका प्रोफेशनल में आएगा। प्रोफेशनल में आएगा, हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स को करने के बाद हमें एक डिग्री मिल जाएगी, हमारा एक प्रोफेशनल जो बोलते हैं ना, प्रोफेशन
स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद हम जनरली इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल करने के बाद हम जनरली डॉक्टर्स वाले लाइन पे आते हैं, ठीक है। नेट क्लियर करने के बाद हम प्रोफेसर वाली लाइन में जाएंगे। तो इस वजह से टर्शरी का जो आपका पहला पार्ट हुआ हायर एजुकेशन में जाता है, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम लोग देखें तो वो आपका वोकेशनल एजुकेशन में जाता है। तो वोकेशनल एजुकेशन को मैं यहाँ से इरेज करके नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन का भी ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गया वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में आपका अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेडिशन वाइज हमारा क्या चलते आ रहा है, पुराना कंप्यूटर कोर्स हो गया, पॉलिटेक्निक का कोर्स हो गया, आईआईटी का कोर्स हो गया, ये आपका पुराना ट्रेडिशन से चला आ रहा है काफी टाइम से। कंप्यूटर का कोर्स कर लिया हमने, आईआईटी का कोर्स कर लिया, आई आई लाइक आईटी का कोर्स कर लिया, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर लिया, तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल में, ठीक है। एंड अगर हम वोकेशनल में ही न्यू इमर्जिंग कुछ नया अगर कुछ ऐड हो रहा है, तो जैसे कि वो क्या हो गया आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म का हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म पहले जो नहीं हुआ करता था, जर्नलिस्ट का हो गया, ठीक है। आपका लाइक होटल मैनेजमेंट का हो गया। तो ये हो गया आपका बाइफर्केशन टोटल। मैं इसको फिर से आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले प्राइमरी में डिवाइड किया गया है, फिर सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है एंड टर्शरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी की अगर बात करें तो प्राइमरी में आपका आता है एक एलिमेंट्री एजुकेशन, और जिसको हमने प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी में डिवाइड किया है। प्राइमरी आपका 1 to 5 हो गया, अपर प्राइमरी 6 to 8। सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी में आपका आ जाता है एक सेकेंडरी दैट इज 9 to 10 एंड एक सीनियर सेकेंडरी दैट इज 11 to 12। टर्शरी की अगर बात करें तो टर्शरी में एक आता है आपका हायर एजुकेशन और एक आता है वोकेशनल एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन आपका जनरल जो कोर्स हम करते हैं, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, उसके। एंड अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो आपका इंग्लिश का कोर्स, आपने इंजीनियर का कोर्स किया, मेडिसिन का कोर्स किया, आर्किटेक्चर का, नेट का कोर्स आपने क्लियर किया, तो ये आपका प्रोफेशनल में कवर करेगा। अगर हम ट्रेडिशनल वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो वोकेशनल मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा, वोकेशनल मतलब कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ट्रेडिशन वाइज आप जैसे कि कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, आईआईटी का, आईटी का या पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हो, तो ये भी आपका वोकेशनल एजुकेशन में ही काउंट होगा, जो ट्रेडिशन वाइज से चला आ रहा है। और नया जैसे कि अभी हम ऐड करें तो नया में आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, जर्नलिज्म का हो गया, होटल मैनेजमेंट का हो गया। तो ये आपका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पूरा है। तो हायर एजुकेशन में हम और क्या तीन चीज यहाँ पे क्या क्या फॉलो करते हैं, आपका यूजी हो जाता है, पीजी हो जाता है, एमकॉम हो जाता है, मास्टर्स का जो आप डिग्री करते हो, ठीक है, आप पीएचडी का कोर्स करते हो, तो ये सब आपका हायर में कवर किया जाएगा। अब हम आते हैं बेसिकली हमारा वैदिक एजुकेशन का, एंशियंट एजुकेशन का, कि पुराने टाइम में एजुकेशन कैसे हुआ करता था। हमारे एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में आपका एजुकेशन कैसे हुआ करता था, एंशियंट इंडिया में आपका एजुकेशन कैसे हुआ करता था। अब जैसे कि हम बात करें पुराने टाइम में आपका एजुकेशन सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक हो गया आपका वैदिक और एक हो गया आपका बुद्धिस्ट, वैदिक एंड बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट में तो आप पढ़ोगे आगे बहुत कुछ है। वैदिक की अगर बात की जाए तो एंशियंट टाइम में जैसे कि 2 सिस्टम में हम पहले वैदिक का पढ़ेंगे। वैदिक सिस्टम मतलब क्या हुआ, वेदास की बात कर रहे हैं हम लोग। वैदिक सिस्टम मतलब हम वेदा की बात कर रहे हैं, वेदास, वेदांगनास, ठीक है। तो वैदिक सिस्टम का मतलब होता है हम वेदास की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका 6 वेदांगनास होता है, 6 वेदांगनास होता है, 108 उपनिषद होता है, UPANISHADS, 108 उपनिषद होता है, 6 दर्शनास होते हैं, DRASHANAS, 6 दर्शनास क्या क्या होता है, न्याय होता है, वैशेषिका होता है, संख्या होता है, योगा होता है, मीमांसा एंड वेदांता। ये सब आपका पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। ये बस आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। फिर जैसे कि दर्शनास, 6 दर्शनास का नाम बताया आपको। पुरानास, पुरानास को हम लोग हिस्ट्री भी बोलते हैं, पुरानास की स्टडी करना दैट इज हिस्ट्री की स्टडी करना। तंत्र तंत्र शास्त्र, सॉरी तर्क शास्त्र होगा, हाँ तर्क शास्त्र। तो ये है आपका तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र का स्टडी करना मतलब हम लॉजिक की स्टडी कर रहे हैं,
लॉजिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैदिक टाइम में कैसा एजुकेशन हुआ करता था। वैदिक टाइम में अगर हम मीडियम ऑफ स्टडी की बात करें, मतलब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करें, तो उस टाइम में सिर्फ एक ही लैंग्वेज आपका यूज होता था, जो कि संस्कृत। संस्कृत ही आपका मीडियम था, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज था। वैदिक टाइम में संस्कृत लैंग्वेज से ही सब कोई पढ़ते थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे वेदांगना की बात की गई है, 6 वेदांगना। तो ये 6 वेदांगना कौन कौन सा है ये हम लोग देख लेते हैं। 6 वेदांगना, वेदांगना से आपको याद रखना है दिस इज द लिम्ब ऑफ वेदास। वेदांगनास इज द लिम्स ऑफ वेदास, लिम्स ऑफ वेदास, लिम्स ऑफ वेदास, ठीक है। वेदांगनास इज द लिम्स ऑफ वेदास। अब कितने सारे वेदांगनास है, 6 वेदांगनास जिसकी हमने बात की है, तो वो मैं आपको गूगल सर्च करके दिखा देती हूँ। DANGAS, वेदांगनास, वेदांगनास, ठीक है। तो ये है आपका टोटल 6 वेदांगनास। वैसे यहाँ पे क्लियर नहीं दिया है उतना, हाँ ये वाला ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है। ये है टोटल आपका 6 वेदांगनास के बारे में, जिसमें आपका फोनेटिक्स होता है, ग्रामर होता है, वैदिक मीटर होता है, एटिमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, वैदिक एक्शन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है, क्योंकि इससे आपको मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला पार्ट को अगर आप याद नहीं भी करना चाहो तो चलेगा। एक्चुअली ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड ये आपका यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो दोनों सेम ही है। ये इंग्लिश फॉर्म हो गया एंड ये हिंदी फॉर्म हो गया। तो शिक्षा, ये शिक्षा है, ये भी शिक्षा है। तो फोनेटिक्स में आप नोज को यूज करते हो, शिक्षा फोनेटिक्स नोज, शिक्षा फोनेटिक्स नोज। ये बेसिकली आपका यहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स, सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, ठीक है। बॉडी पार्ट्स या सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, और यहाँ पे हम वेदांगनास की बात कर रहे हैं। वेदांगनास जो हम 6 वेदांगनास, जो मैंने आपको बताया कि टोटल 6 वेदांगनास होता है वो, ठीक है। ये वाला हुआ, ठीक है। ये भी आपका 6 वेदांगनास समझ सकते हो, ठीक है। 6 वेदांगनास, ये आपका हिंदी फॉर्मेट हो गया एंड वो आपका इंग्लिश फॉर्मेट हो गया। तो व्याकरण, व्याकरण दैट इज ग्रामर, ग्रामर के लिए वी यूज माउथ, ग्रामर के लिए वी यूज माउथ, ठीक है, माउथ। छंद, छंद आप ऐसे याद रख सकते हो छंद को, दैट इज, अब देखो ग्रामर वाला पार्ट तो याद करना इजी है, व्याकरण मतलब ग्रामर, ग्रामर को पढ़ने के लिए हम अपने माउथ को यूज करेंगे, ये तो इजी है। छंद, छंद मतलब छन छन की आवाज होती है ना, दैट इज हम फीट, फीट में हम छन छन, दैट इज पायल होता है ना, तो छंद, वैदिक मीटर, फीट। फीट अब कैसे इसको याद रखोगे, फीट से छंद एंड फीट कितना, मीटर, मीटर, फीट मीटर, फीट मीटर, ठीक है। तो छंद, मीटर, फीट, ये कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हो। निरुक्ता, निरुक्ता एटिमोलॉजी ईयर्स, ई फॉर एटिमोलॉजी, ई फॉर ईयर्स, ई फॉर एटिमोलॉजी, ई फॉर ईयर्स, तो निरुक्ता एटिमोलॉजी ईयर्स। ज्योतिषा, ज्योतिषा दैट इज एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी। ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपने सुना होगा, ज्योतिष शास्त्र जो आपका एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषा दैट इज आई, ठीक है, आई, आंख से देख करके आपके बारे में बताते हैं एस्ट्रोलॉजर सब जो होते हैं। कल्पा, कल्पा दैट इज वैदिक एक्शन जो आपका आर्म से कनेक्टेड है, कल्पा दैट इज वैदिक एक्शन जो आपका आर्म से कनेक्टेड है। तो आपको इसी तरीके से इसको याद कर लेना है, सो दैट आपको एग्जाम में अगर मैच द फॉलोइंग्स में ये पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए कि फोनेटिक्स किससे कनेक्टेड है। फोनेटिक्स आपका कनेक्टेड है शिक्षा से, SHIKSHA, फोनेटिक्स शिक्षा से कनेक्टेड है। मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स आपका किससे कनेक्टेड है, छंद, जो हमने अभी पढ़ा मीटर, मैट्रिक्स मीटर, छंद से जो कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर मतलब हो जाता है आपका व्याकरण, ये सबसे इजी है याद करना, मुझे तो सबसे इजी लगा, ये हो गया व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एटिमोलॉजी की बात करें, जो ईयर्स का बात होता है, एटिमोलॉजी अभी मैंने आपको बताया, ई फॉर एटिमोलॉजी, ई फॉर ईयर्स, तो ये हो जाता है आपका निरुक्ता, NIRUKATA, निरुक्ता, ठीक है। रिचुअल मतलब होता है कल्प, रिचुअल, REITUALS, रिचुअल्स, ये कल्पा की बात कर रहे हैं, वैदिक एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका रिचुअल से आप याद रखोगे कल्पा, रिचुअल से याद रखोगे कल्पा। फोनेटिक्स का देख लिया, शिक्षा हो गया, ठीक है। एटिमोलॉजी का देख लिया, एंड हम लिखते हैं एस्ट्रोनॉमी का,
एस्ट्रोनॉमी का हो गया आपका ज्योतिषा, JYOTISHA, ज्योतिषा। ठीक है, तो रिचुअल कल्प, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिषा, फोनेटिक्स दैट इज शिक्षा, मेट्रिक्स दैट इज छंद, ग्रामर आपका हो गया व्याकरण, इटिमोलॉजी दैट इज निरुक्ता। तो ये आपका टोटल क्या है, 6 वेदांगनास का हमने बारे में, वेदांगनास के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या है, लिम्ब ऑफ वेदास, द लिम्ब ऑफ वेदास, द लिम्ब ऑफ वेदास। आपको ये कीवर्ड याद रखना होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया वैदिक एजुकेशन के बारे में। अब वैदिक एजुकेशन के टाइम में, पुराने टाइम में क्या हमारे पास कॉपी पेन हुआ करता था? नहीं, हम वैदिक एजुकेशन में फोकस करते थे सूत्रास पे, ब्रह्मनिज्म पे। नॉलेज जो है ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास किया जाता था। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, जैसे अभी के टाइम में बुक है, नोटबुक है, वाईटी है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस है, जिससे आप अपना नॉलेज को स्टोर करके रख सकते हो। पहले क्या होता था, पहले जो नॉलेज आपका जो कुछ भी होता था, नॉलेज जो भी आपको देना है, ये ट्रांसफर हुआ करता था वन पर्सन टू अनदर, या फिर लिख सकते हो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये ट्रांसफर हुआ करता था अनदर जनरेशन पे। ठीक है, ये ट्रांसफर हुआ करता था। इसमें साथ ही साथ आप ये देखोगे कि हम जो इसमें नॉलेज ट्रांसफर करते थे, इसमें मेन और वुमेन दोनों के पास ही राइट था कि वो अपना नॉलेज मतलब एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स वैदिक एज में आपका मेन एंड वुमेन दोनों के पास प्रॉपर राइट था एजुकेशन को रिसीव करने का। इसमें बेसिकली हम 3 आपका टर्म्स है, दैट इज सर्वाना, नेक्स्ट हो गया मनाना, नेक्स्ट हो गया आपका निद्यसना, NIDIDHYASANA, निद्यसना, सर्वाना, मनाना एंड निद्यसना। ठीक है, सर्वाना, मनाना एंड निद्यसना। तो सर्वाना मतलब क्या होता है, सुनना। सुनते हम कैसे हैं, कान से। तो जो नॉलेज हम सुन रहे हैं दैट इज श्रुति से वो कनेक्टेड है। आप इसको हियरिंग से भी कनेक्ट कर सकते हो, श्रवाना, श्रुति, हियर। ठीक है, मनाना मतलब मनन करना, सोचना, ये आपका थिंकिंग है। आपका आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कोई चीज, कोई पार्ट को एनालाइज कर रहे हो, एनालाइज देमसेल्फ, आप उस पर थिंक कर रहे हो, थिंकिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मनाना, मनन करना, थिंकिंग। निध्यसना मतलब क्या होता है, अब जो कुछ भी सुना आपने उसके बारे में सोचा, अब आप उसको अप्लाई करोगे रियल लाइफ में, अप्लाई टू रियल लाइफ, अप्लाई टू रियल लाइफ। ऐसे ही पहले के टाइम में स्टडी हुआ करता था ना, कि आपको बोल करके गुरु जो होते थे, ऋषि मुनि जो होते थे, बोल करके आपको नॉलेज दिए। ठीक है, हो गया आपका सर्वाना का पार्ट। उसके बाद आप उस पर खुद से सोचते हो, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा, आप उस पर खुद से सोचते हो। उसके बाद, सोचने के बाद अब जब जरूरत पड़ता है तो उसी कॉन्सेप्ट को आप रियल लाइफ में लगाते हो, यूज करते हो। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका एजुकेशन सिस्टम का वैदिक टाइम में। मेन गोल एजुकेशन का यही था यहाँ पे कि किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइजेशन मिल सके, उनका कल्चर, कैरेक्टर का नॉलेज देना। ठीक है, आपको अभी तक क्या चलते आया है, बेसिकली हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करते थे। यहाँ पे भी आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता था। इनर एंड आउटर दोनों ही पार्ट का ध्यान रखा जाता था, एंड इनर नॉलेज भी हो सके, आउटर नॉलेज भी हो सके, ये चीज ध्यान में रखा जाता था। तो बेसिकली आपका वो नॉलेज रिसीव करने का तरीका हुआ, एंड नॉलेज जो आपको मिलता था वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड था, स्ट्रीम नॉलेज का 2 पार्ट में डिवाइड था। एक हो गया पराविद्या, पराविद्या, और एक हो गया अपराविद्या, APARAVIDYA, अपराविद्या। पराविद्या मतलब क्या हुआ, परा मतलब कुछ हैवी वाला वर्ड नहीं लग रहा, कुछ हायर नॉलेज का बात हो गई या होगा। पराविद्या, पराविद्या, अपराविद्या। तो पराविद्या को हम यहाँ पे उपनिषद लिख लेते हैं, UPNISHAD, उपनिषद। मतलब क्या, यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिलती थी वो स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ करती थी। स्पिरिचुअल नॉलेज लिख सकते हो या हायर नॉलेज लिख सकते हो, स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर नॉलेज मिलती थी यहाँ पे। ठीक है, हायर नॉलेज जो काफी हाई लेवल का होता था।
हो गया। विस्डम के बारे में बताना, ये आपका परा विद्या में कवर किया जाता था। वेरएज अपरा विद्या की अगर बात की जाए तो इसमें आपको लोअर लेवल का नॉलेज मिलता था, लोअर नॉलेज, ठीक है, जो उतना हाई फाई नहीं होता था, लोअर नॉलेज मिलता था। आपका सब्जेक्ट का हो गया, सेक्युलर साइंस का हो गया, उससे कनेक्टेड था, ठीक है। तो पराविद्या जैसे कि कुछ जो बहुत हाई लेवल हो गया, जैसे ऋषि मुनि को जो नॉलेज हुआ करता था, एंड अपरा विद्या जो कि नॉर्मल सभी को वो जानकारी होना चाहिए। तो नॉलेज जो है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, परा विद्या एंड अपरा विद्या। अब जो वुमेन्स के, ये तो सभी के लिए था, ठीक है, बट स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए 2 टर्म्स आए थे वुमेन्स के लिए, ठीक है। वुमेन्स जो एजुकेशन में इन्वॉल्व थी उनके लिए 2 पार्ट आया था कि क्योंकि उनको तो अपना घर भी मैनेज करना था। बेसिकली उनके लिए एजुकेशन क्या होता था, उनके लिए एजुकेशन होता था कि उनका म्यूजिक, डांसिंग हो गया, ठीक है, ये हो गया उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग वुमेन के लिए। तो वो घर में ही रह के ये सब सीखा करती थी। थ्रेड सेरेमनी होता था उन लोगों का और उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। तो वुमेन लोगों के लिए 2 टर्म्स था उनके एजुकेशन के लिए, एक हो गया सद्योदिवास एंड एक हो गया ब्रह्मवादिनीज, ब्रह्मवादिनीज, ठीक है, ब्रह्मवादिनीज, ठीक है, ये 2 टर्म हो गया, सद्योदवास एंड ब्रह्मवादिनीज। अब इससे आपको 2 चीज याद रखना है। ब्रह्म मतलब क्या हुआ, ब्रह्म मतलब ब्रह्म लोक, जो काफी मतलब एकदम ऋषि मुनि टाइप लग रहा होगा। तो ये जो लेडीज हुआ करती थी, ये डू नॉट मैरी, नो मैरिज, इनका शादी नहीं हुआ करता था, नो मैरिज, ठीक है। एंड ये अपना थ्रू आउट लाइफ पढ़ते ही रहती थी, थ्रू आउट लाइफ दे यूज टू स्टडी, वो पूरी जिंदगी भर पढ़ाई किया करती थी। वो अपना लाइफ का हमेशा मकसद ही इनका रहता था नया नया नॉलेज प्राप्त करना, एंड थ्रू आउट लाइफ दे यूज टू परस्यू स्टडीज, वो पूरा लाइफ तक अपना स्टडी करते रहती थी। उनका लाइफ का मकसद ही था कि हमें नॉलेज गेन करना है। सद्योदवास वाली जो लेडीज हुआ करती थी, ये अपना स्टडी ओनली टिल मैरिज, मतलब इनका शादी होता था। और ये वो लेडीज हुआ करती थी जो मैरिज करते थे, यस मैरिज होता था यहाँ पे, एंड इनका जो स्टडी एरिया था वो सिर्फ मैरिज तक ही था। तो सद्योदवास वो लेडीज थी जो मैरिज करती थी एंड मैरिज तक ही पढ़ती थी। बाकी जो कभी मैरिज नहीं करती थी, वुमेन जो मैरिज नहीं करती थी, जिसको हम लोग ब्रह्मवादिनीज बोलते थे, एंड ब्रह्मवादिनीज कभी मैरिज नहीं करती थी, थ्रू आउट देयर लाइफ दे यूज टू परस्यू देयर स्टडीज ओनली, पढ़ाई ही किया करती थी, ठीक है। तो सद्योदवास एंड ब्रह्मवादिनीज दे स्टडी ओनली टिल मैरिज, ठीक है। तो डिफरेंस आइडेंटिफाई आपको हो गया होगा आई बिलीव अच्छा से। अब हम आते हैं वेदास के बारे में जानेंगे। वेदास से आपने सुना ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा। तो वेदा से होता है, फर्स्ट वाला हम लिख लेते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जो है बेसिकली ये बुक किस चीज का है, मंत्र का, इसमें मंत्र वगैरह सब लिखा हुआ है, मंत्र का, गायत्री मंत्र हो गया आपका, 1017 हाइम्स है। इसमें हम फोकस करते हैं बेसिकली प्लेन थिंकिंग, हाई लिविंग पर। प्लेन थिंकिंग, अपना सोच को प्लेन रखो, सॉरी प्लेन लिविंग होगा एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग, अपना रहने सहने का प्लेन लिविंग बोला जा रहा है। एंड हाई लिविंग मतलब हुआ कि आप अपना थिंकिंग बहुत हाई रख रहे हो, प्लेन थिंकिंग हाई लिविंग, हाँ प्लेन थिंकिंग हाई थिंक, ओके आई एम सो सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, THINKING, हाँ, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर फोकस करते थे ऋग्वेदा, जिसमें मंत्र के बारे में होती थी जानकारी, हिम्स हो गया आपका, नॉलेज कैसे, लाइक ब्रह्मवादिनीज के बारे में, ठीक है। इसमें आपको टीचर्स को हम लोग ऋषि बोला करते थे ऋग्वेदा में, ठीक है। अब हम आते हैं सामवेदा पे। सामवेदा में हम बेसिकली चैंट्स के बारे में पढ़ते थे। चैंट्स मतलब किसी भी मंत्र का कैसे उच्चारण करना है, उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो हो गया आपका सामवेदा के बारे में। सामवेदा के बाद हो गया यजुर्वेदा, YAJURVEDA। यजुर्वेदा में आपका रिचुअल्स के बारे में हुआ करता था।
रिचुअल्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सामवेदा एंड यजुर्वेदा दोनों में गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र दोनों में है, गायत्री मंत्र दोनों में है, ठीक है, सामवेदा एंड यजुर्वेदा में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको स्पेलिंग्स के बारे में बताया गया है, ATHARVA, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में आपको स्पेलिंग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, कैसे आप स्पेल कर सकते हो। तो ये जो बुक है ये आपका अलग अलग डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स एंड साइंस में भी है, आर्ट्स एंड साइंस पॉइंट भी ये कवर करता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया आपका वैदिक एजुकेशन कंप्लीट। जो वैदिक एजुकेशन यहाँ पे हमने पढ़ा है ये वैदिक एजुकेशन हो गया कंप्लीट। अब हमें स्टार्ट करना है कि बुद्धिस्ट एजुकेशन कैसे हुआ करता था। वैदिक में आई बिलीव आपको कहीं कुछ डाउट नहीं होगा अभी तक, जो कुछ भी समझाया गया है क्लियर होगा। उसी तरीके से अब हम वैदिक एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, सॉरी वैदिक एजुकेशन तो कंप्लीट हो गया, बुद्धिस्ट एजुकेशन स्टार्ट करेंगे। BUDDHIST, बुद्धिस्ट एजुकेशन। बुद्धिस्ट एजुकेशन में आप देखोगे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज आए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। बुद्धिज्म जो है ये आपका थोड़ा लिबरल अप्रोच फॉलो करते थे लर्निंग के तरफ। लॉर्ड बुद्धा का ऐसा मानना था कि किसी भी पर्सन का लिविंग के लिए उसका एजुकेशन बहुत कंपलसरी है, इसलिए इन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया। इन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज को डेवलप किया और इसको इंटरनेशनल पॉइंट तक इम्पोर्टेंस दिलाया था, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले हम लोग आज बुद्धिस्ट है, मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन में हम लोग बेसिकली मॉन्क्स पर फोकस करते थे। मोनास्ट्रीज ने रिप्लेस किया गुरुकुल एंड आश्रम को। देखो ये सब जो बात मैं बता रही हूँ ये सब ध्यान से सुनना, ये सब लिख नहीं रही हूँ क्योंकि जनरल पॉइंट्स है। तो मोनास्ट्रीज ने रिप्लेस किया गुरुकुल एंड आश्रम को बुद्धिस्ट पीरियड में, ठीक है। एंड वैदिक पीरियड था ये रिलीजियस एंड एजुकेशन पर्पस के लिए। तो इसमें बेसिकली आपका जो एजुकेशन सिस्टम था वो बुद्धिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से था, और इसमें मोनास्ट्रीज ने गुरुकुल एंड आश्रम को रिप्लेस किया। नालंदा एंड तक्षशिला जैसे बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज आए जो कि इंटरनेशनल पॉइंट तक जिनका इंपॉर्टेंस को माना गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। तक्षशिला यूनिवर्सिटी TAXILA, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को हम लोग तक्षशिला भी बोलते हैं, सिटी ऑफ कट स्टोन भी बोलते हैं, तक्षशिला भी बोलते हैं। इसका जो डिफरेंट नेम है ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे आज मैंने एक क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था, जिसके हेल्प से आपको समझ में आया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो तक्षशिला का मल्टीपल नेम्स है, क्या क्या नाम है इसका? तक्षशिला, TAKSHASHILA, तक्षशिला, TAXILA, ये तो है ही, ठीक है। TAKKASILA, ठीक है, और साथ ही साथ सिटी ऑफ कटस्टोन। कटस्टोन ऐसा क्यों? क्योंकि पहाड़ को काट करके ये बेसिकली बनाया गया था। तक्षशिला जो है ये बेसिकली आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो बनाया गया वो आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, जो कि सबसे पहला यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहला यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ये आपका कहाँ है? ये आपका गांधार में है, GANDHAR, गांधार, जिसको अभी ये कहाँ पे है? ये आपका रावलपिंडी, RAWALPINDI, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया एड्रेस तक्षशिला का, किसी को जाना होगा तो चले जाना, ठीक है। तो ये आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, ठीक है, बट ये पॉपुलराइज नहीं था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा,
ठीक है। पॉपुलर मतलब उतना सब नहीं इसके बारे में जाने थे क्योंकि नया था और किसी को आइडिया भी नहीं था। तो तक्षशिला जो है ये बेसिकली फेमस था आपका ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए। इसमें आपको कुछ डिटेल्स में जटाका टेल्स की हेल्प से भी आपको मतलब एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। जटाका टेल्स क्या है? जटाका टेल्स आपका मतलब स्टोरी टेलिंग जैसा होता था, स्टोरी टेलिंग जैसा होता था जिसका हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होता था। और इसमें बुद्धा का एक कैरेक्टर था, बुद्धा बुद्धा अपना कैरेक्टर रोल प्ले करते थे, ठीक है, जो कि अपना हमेशा ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करते थे एंड हमेशा उस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग ही होता था। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हो गया आपका जटाका टेल्स, जहाँ पे यू कैन सी कि बुद्धिस्ट हमेशा मेन रोल प्ले करते थे एंड हमेशा स्टोरी के जैसा एक हुआ करता था और हमेशा इसका हैप्पी एंडिंग हुआ करता था। एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन के हिसाब से इसमें लॉर्ड बुद्धा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और हर चीज का एक हैप्पी एंडिंग करते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है ये अपना स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत जाना जाता था, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत जाना जाता था और काफी जगह से आपका यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए। इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड आप लिख सकते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है। स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स सब दूर दूर से यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ जो प्राइमरी मेथड था टीचिंग का, यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका, जो मेथड यूज किया जाता था वो बेसिकली डिबेट एंड डिस्कशन से होता था। डिबेट एंड डिस्कशन से पढ़ाया जाता था बच्चों को, ठीक है, डिबेट एंड डिस्कशन से पढ़ाया जाता था। यहाँ पे आप टीचर को एडवांस स्टूडेंट मतलब टीचर्स जो है हेल्प करते थे स्टूडेंट्स को और ज्यादा नॉलेज गेन करने में। पुराने टाइम में तक्षशिला जो है ये आपका तो सबसे पहला यूनिवर्सिटी था, ये तो हमें पता ही है। इसमें आपका मैथ्स का पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी का पढ़ाई, लिटरेचर का पढ़ाई, एथिक्स का पढ़ाई, ये सब भी होता था। साथ ही साथ स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता था कि आप भी क्वेश्चन का आंसर खुद से खोजो, आप इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो, चेक करो, इस पे वर्क करो, क्या सही है क्या गलत है आप बताओ। तो तक्षशिला जो है इसका स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के लिए जाना जाता था। ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स आया करते थे। यहाँ पे आपका मेडिसिन हो गया, आपका सर्जरी, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, फिलॉसफी हो गया, लॉ, पॉलिटिक्स, वॉरफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ाया जाता था। ये सब सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते थे। टोटल आप लिख सकते हो यहाँ 68 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। 68 सब्जेक्ट्स टोटल यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एडमिशन का क्राइटेरिया क्या था, अगर आपको तक्षशिला में एडमिशन लेना है तो आपका मिनिमम जो हम लोग बोल सकते हैं एज क्राइटेरिया वो 16 ईयर ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पे बेबीलोन, ग्रीस, साइरिया, चाइना से भी स्टूडेंट्स आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होता था, नो एग्जाम सिस्टम। तक्षशिला जो है ये आपका ग्रीस कल्चर को फॉलो करता था, इन्फ्लुएंस होता था ग्रीस कल्चर से। एंड इसमें आपका फेमस होने का इसका एक और रीजन था, इसमें तंत्र शंत्र का बहुत पढ़ाई होता था, तंत्रिज्म के लिए ये बहुत फेमस था। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फेमस स्कॉलर्स आए थे, जैसे कि कौटिल्य, कौटिल्य भी यहीं से पढ़े थे। कौटिल्य जो है, कौटिल्य ये अर्थशास्त्र के ऑथर है। साथ ही साथ ये आपका, इन्होंने ही आपका विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य जैसे स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई किया एंड चंद्रगुप्त जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य को भी इन्होंने पढ़ाया, टीचर एज अ टीचर इन्होंने उनका गाइड किया, गार्डियन उन्होंने रोल प्ले किया किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य जो है ये प्राइम मिनिस्टर मीन्स वॉज इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर एंड फाउंडर थे किसका, मौर्य, मौर्यन एम्पायर का। तो कौटिल्य के बारे में आप अपने नोटबुक में शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे तक्षशिला के। ये बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे जो विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य को, जिन्होंने लाइक आइडेंटिफाई किया, विष्णुगुप्ता एंड चाणक्य जैसे अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को आइडेंटिफाई किया। ये टीचर और गार्डियन थे किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, और जिन्होंने मौर्य गुप्ता, मौर्य एम्पायर को फाउंड किया, फाउंडर थे ये मौर्य गुप्ता का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात कर लेते हैं, MAURYA,
YA। इन्होंने भी अपना सारा एजुकेशन कंप्लीट किया था यहाँ से, तक्षशिला से। पन्निनी जो आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इनका कनेक्शन बेसिकली संस्कृत से है और ये गार्डियन है संस्कृत के। क्या है? गार्डियन है संस्कृत के, ग्रामेरियन है संस्कृत के। ठीक है। नेक्स्ट होता है चरक। चरक को हम लोग मेडिसिन की वजह से जानते हैं। चरक जो है ये फादर है मेडिसिन का। देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया था, फादर ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिन का किंग कौन है? दोनों अलग अलग है, किंग अलग है, फादर अलग है। फादर आपका चरक है, चरक है, फादर है किसका? मेडिसिन का। विष्णु शर्मा है, विष्णु गुप्ता नहीं है, विष्णु शर्मा। विष्णु गुप्ता अलग है, विष्णु शर्मा अलग है। विष्णु गुप्ता को किसने आइडेंटिफाई किया था? कौटिल्य ने विष्णु गुप्ता को आइडेंटिफाई किया था, जो कि बहुत अच्छे स्कॉलर थे। एंड चाणक्य को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, चाणक्य को। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जैसे कि विष्णु शर्मा की बात करें तो विष्णु शर्मा आपके ऑथर है पंचतंत्र, जैसे बुक जो पढ़ते हो ना पंचतंत्रता, उसके ये ऑथर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कुमार लता। कुमार लता जो है ये भी आपका एक एक्सेलेंट टीचर है। ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का ये काफी अच्छे टीचर थे। साथ ही साथ इनकी वजह से चाइना से स्टूडेंट्स पढ़ने को आया करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अभी बताया कि फादर जो है ये कोई और है, किंग जो है वो कोई और है। तो फादर मेडिसिन के चरक है, बट अगर जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि किंग कौन है मेडिसिन का, किंग ऑफ मेडिसिन, किंग कौन है? किंग है आपका जीवाका। जीवाका। ठीक है। जीवाका जो कि एक पर्सनल मेडिसिन, पर्सनल एक फिजिशियन थे बिंबिसारा के, पर्सनल फिजिशियन, पर्सनल वैद्य थे बिंबिसारा का, जो कि राजगढ़ में रहते थे अपना, जिसको अभी हम लोग राजगिरह के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन के किंग थे। जैसे जैसे जीवाका ग्रीव, मतलब जैसे जैसे ये अपना एज बढ़ते गया इनका, तो इन्होंने ट्रैवल भी किया था तक्षशिला में कुछ मेडिसिन का नॉलेज लेने के लिए, एज वेल एज ये वहां पे अच्छे खासे जाने जाने वाले टीचर भी थे। इन्होंने पूरा 7 साल बिताया राजगिरह में, नया नया स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया, साथ ही साथ नया नया जो कुछ इन्वेंशन मींस टेक्निकल साइंस के बारे, नहीं, नया नया मेडिसिन का इन्होंने ये किया इन्वेंशन। और साथ ही साथ तक्षशिला जो है टेक्निकल साइंस के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पे लिख लो आप लोग, इट इज ऑल्सो नोन फॉर वेराइड टेक्निकल साइंस, वेराइड टेक्निकल साइंस, वेराइड टेक्निकल साइंस। ये टेक्निकल साइंस के लिए भी जाना जाता है, विच जो कि नालंदा में नहीं होता है। ठीक है। जो कि उस समय नालंदा में नहीं था। तो ये पूरा पॉइंट जो है तक्षशिला से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है और आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो। अब हम आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। NALANDA, नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी आया, जो कि आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन का, बुद्धिज्म टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये आपका एक एजुकेशन सेंटर था, जो कि इंटरनेशनल पॉइंट तक गया, इंटरनेशनल तक इन्होंने अपना कवरेज फैलाया। ये यूनिवर्सलिज्म तक, मतलब इंटरनेशनल तक गए, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड जैसे जगह को भी ये इन्फ्लुएंस किया। यहाँ पे आपका ये बेसिकली नालंदा जो है ये बिहार में है, नालंदा बिहार में है। ठीक है। राजगिरा इन बिहार। यहाँ इनका बर्थ प्लेस सरीपुत्ता का है, आप यहाँ लिख सकते हो इसका बर्थ प्लेस की अगर बात की जाए तो बर्थ प्लेस, इट हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ सरीपुत्ता, SARIPUTTA। ठीक है। ये आपका महायाना से लिंक्ड है। ठीक है। ये आपका बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था, ये यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था। अब यहाँ पे जो है बेसिकली नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक द्वारपंडी हुआ करता था। कौन? द्वारपंडी, DWARPANDI, द्वारपंडी। द्वारपंडी जो थे ये टीचर थे एंड साथ ही साथ इंचार्ज थे एडमिशन का। द्वारपंडी ये आपका टीचर और साथ ही साथ इंचार्ज थे। किस चीज का इंचार्ज थे? ये एडमिशन का इंचार्ज थे, एडमिशन के लिए। ठीक है। आपको एडमिशन लेना है तब। इस यूनिवर्सिटी में टोटल 8 बड़े बड़े हॉल्स हुआ करते थे, बिग हॉल हुआ करते थे। ठीक है। और इसका नाम था संग्रमा, SAMGHARAMA। एंड साथ ही साथ यहाँ पे 300 स्टडी चेम्बर्स था, 300 स्टडी चेम्बर्स था। ठीक है। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में टोटल
10,000 मॉन्क्स थे, साथ ही साथ 200 प्रोफेसर थे, 200 प्रोफेसर थे। और यहाँ पे ह्यूएन सांग जैसे बहुत ही अच्छे स्कॉलर आए थे यहाँ से पढ़ने के लिए, यहाँ रहे भी थे, पढ़े भी थे, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये फेमस है लॉजिक के लिए, फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए फेमस है, फैकल्टी ऑफ नॉलेज के लिए, लॉजिक के लिए ये फेमस है किस लिए, फैकल्टी FACULTY, फैकल्टी ऑफ लॉजिक के लिए ये फेमस है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन का कुछ क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता था, जैसे कि अगर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर काफी टफ था, प्रीवियस वाला तक्षशिला में आपका एज लिमिट था 16, बट यहाँ पे एज लिमिट 20 था, एज लिमिट 20 था, ठीक है, मिनिमम एज लिमिट 20 था। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, वहां पे तो आपका कोई एग्जाम नहीं था, बट यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। एंड एंट्रेंस एग्जाम जो है बहुत ही टफ हुआ करता था, इतना टफ कि सिर्फ 3 आउट ऑफ 10 यूज टू पास, ये वहां पे पासिंग रेट चल रहा था, यही वाला पासिंग रेट जो था 3 आउट ऑफ 10 आपका पासिंग रेट वहां पे चल रहा था, इतना डिफिकल्ट एग्जाम होता था, इतना टफ एग्जाम होता था। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज आपको, मेनी फैसिलिटीज, यहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते थे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। अब जैसे कि तक्षशिला में हमने देखा मीडियम मेथड ऑफ स्टडी, मीडियम ऑफ स्टडी डिबेट एंड डिस्कशन था, वैसे यहाँ पे भी मीडियम ऑफ लाइक मेथड ऑफ टीचिंग था, किस मेथड से टीचर लोग पढ़ाते थे। तो मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका था वर्बल एंड एक्सप्लानेटरी, वर्बल एंड एक्सप्लानेटरी था। साथ ही साथ लेक्चर्स से भी पढ़ते थे बच्चे, डिबेट एंड डिस्कशन से भी पढ़ते थे, तो डिबेट एंड डिस्कशन से भी पढ़ते थे बच्चे। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग था, मेथड ऑफ तरीका था पढ़ाने का। अब नालंदा यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के बारे में भी है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बिग लाइब्रेरी था जिसका नाम रखा गया था माउंटेन ऑफ नॉलेज। क्या नाम रखा था जिसका? माउंटेन ऑफ नॉलेज, जिसका नाम रखा था गया था माउंटेन ऑफ नॉलेज या फिर धर्मा गुंज। लाइब्रेरी का नाम था DHARMA, धर्मा गुंज, या फिर हम इसको और एक नाम था दैट इज माउंटेन ऑफ नॉलेज, माउंटेन ऑफ नॉलेज, इसको हम लोग माउंटेन ऑफ नॉलेज भी बोलते थे, ठीक है। इसमें टोटल 9 स्टोरीज हुआ करते थे, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट था, 3 डिपार्टमेंट था, ठीक है। 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग नाम था तीनों डिपार्टमेंट का, जैसे कि आपका रत्ना सागर, RATNASAGAR, रत्ना सागर, रत्नोदवी, RATNODAVI, रत्नोदवी, एंड रत्ना यजक, RATNAYANJAK, रत्ना यजक, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत प्रोग्रेस किया, इसका प्रोग्रेस का टाइम था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में, ये यूनिवर्सिटी काफी प्रोग्रेस किया। एंड ह्यूएन सांग यहाँ पे 7th सेंचुरी में आए, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यूनिवर्सिटी जो है प्रोग्रेस कब हुआ था? प्रोग्रेस्ड ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी में ये काफी प्रोग्रेस किया, ठीक है, काफी प्रोग्रेस किया। और साथ ही साथ ह्यूएन सांग यहाँ पे आए थे 7th सेंचुरी में। इसको डिस्ट्रॉय किसने किया? जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो इसको डिस्ट्रॉय करने की किसको हड़बड़ी मची हुई थी? बख्तियार खिलजी को, BAKHTIAR, बख्तियार KHILJI, बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इन द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, एंड ऑफ 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में इसको डिस्ट्रॉय किया इन्होंने। अब डिस्ट्रॉय तो हो गया था, फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको फिर से हम खड़ा करेंगे, रिवाइव करेंगे। 2010 में इसको फिर से रिवाइव किया गया, ठीक है, इसको फिर से बनाया गया, जिसमें लाइक बाकी सब यूनिवर्सिटी भी हेल्प करे, कुछ हेल्प किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया बिहार में दोबारा से, एंड इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना गया। जापान से, चाइना से, थाईलैंड से, लाओस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग तरीके से इसमें हेल्प किया गया, ठीक है। अब नालंदा जो है ये आपका एक्सपेंशन, मतलब इंडियन कल्चर, ठीक है, 2010 में जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया
कि इसको रिवाइव करेंगे, ठीक है। तो उस समय सुषमा स्वराज है ना, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज ने इनॉग्रेशन किया, इसका इनॉग्रेशन किया नालंदा यूनिवर्सिटी का। एंड जो 800 साल पहले जला दिया गया था, खराब कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के तरफ से। एंड इसका जो फर्स्ट बैच ओपन हुआ, फर्स्ट बैच कब ओपन हुआ, 2014 में, 2014 में इसका फर्स्ट बैच ओपन हुआ, फर्स्ट बैच ओपन, ठीक है। 2014 में इसका फर्स्ट बैच ओपन हुआ एंड 2014 में पहला बैच स्टूडेंट का यहाँ पे पढ़ा। तो याद रखना ये पॉइंट्स कि 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का अवार्ड दिया गया था इसको, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माना गया था इसको, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आए थे जो कि हमारे एजुकेशन को आगे तक लेके गए, और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माना गया। 1980 में तक्षशिला को माना गया था, 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, डिक्लेयर किया गया था। और 2010 में नालंदा को आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था, 1980 में तक्षशिला को और 2010 में नालंदा को, ठीक है, 2010 में नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था। तो ये तक्षशिला और आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपका कुछ बताया गया है इंफॉर्मेशन, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, कुछ पूछना हो तो, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।